हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव आज एक नए टॉपिक के साथ आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर। दैट टॉपिक इज फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं यहाँ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज फॉरफीचर। फॉरफीचर क्या है, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक कंपनी है जिसमें मिस्टर राम एक शेयर होल्डर है और इनके पास इस कंपनी के 1000 शेयर हैं। इस शेयर पे कंपनी 10 रुपए की कॉल करती है, इस 10 रुपीज। 1000 शेयर है, शेयर होल्डर है किसी कंपनी के। 10 रुपए में कंपनी ने शेयर इशू किया था, यानी कि इनसे एक शेयर पे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से मांगा गया था। कुल इनको 10,000 का पेमेंट करना था। पेमेंट कंपनी किस तरीके से ले रही थी, यहाँ 3-3-2-2 करके। पहले हम एप्लीकेशन मानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन मनी हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया और ये हो गया हमारा फाइनल कॉल। इस तरीके से कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में 4 बार में 10 रुपए की कॉल करी थी। इन्होंने क्या किया, मिस्टर राम ने एप्लीकेशन मनी का पेमेंट 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से अपने 1000 शेयर पर 3000 इन्होंने कर दिया। इसका पेमेंट इन्होंने कर दिया। जब अलॉटमेंट की बात हुई, कंपनी ने अलॉटमेंट की कॉल करी और मिस्टर राम की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से मिस्टर राम अपने शेयर पे ड्यू राशि का, ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाए। इनको जो पेमेंट करना था वो पेमेंट ये नहीं किए। अब ये पैसा कंपनी को नहीं मिला। कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम जब फर्स्ट कॉल करेंगे तो फर्स्ट कॉल के साथ आप मिला करके दे दीजिएगा। फर्स्ट कॉल की गई, लेकिन इनकी कंडीशन वैसे ही थी, इन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। फाइनल कॉल करी गई, फाइनल कॉल का भी इन्होंने पेमेंट नहीं किया। अब कंपनी इनसे रिक्वेस्ट करती है कि मिस्टर राम, आप हमारे शेयर होल्डर हैं, आपको हमने 1000 शेयर दिया था, इस पे आप अपने ड्यू राशि का, ड्यू अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए। फिर भी मिस्टर राम नहीं कर पाते हैं। फाइनली कंपनी क्या करती है कि 14 डेज का नोटिस देती है। 14 डेज का नोटिस देती है और अगर 14 डेज में मिस्टर राम ने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डर रजिस्टर्स होता है, शेयर होल्डर रजिस्टर होता है, उसमें जिसमें सारे शेयर होल्डरों के नाम, पता, सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, उस रजिस्टर से मिस्टर राम का नाम कट आउट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि जो इन्होंने 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर पर 3000 रुपया इन्होंने जो जमा कर रखा था, कंपनी ये भी रख लेती है, यानी शेयर भी, शेयर होल्डर रजिस्टर से नाम भी कट जाता है। अब वो मिस्टर राम कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रह जाए और इन्होंने जो पेमेंट कर दिया था एप्लीकेशन का या अलॉटमेंट का, जहाँ तक भी इन्होंने पेमेंट कर दिया था, वहाँ तक का पैसा भी कंपनी रख लेती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब फॉरफीचर की कंडीशन में इसको कंपनी अपने रिकॉर्ड बुक पे, जर्नल में शो कैसे करेगी, ये देखते हैं। यहाँ
फॉरफीचर, दो कंडीशन में फॉरफीचर होती है। शेयर हम दो तरह से इशू करते हैं, एट पार और एट प्रीमियम, एट पार और एट प्रीमियम, दो तरीके से शेयर इश्यू होते हैं। ये जो कंडीशन है ये एट पर का है, यानी कि कंपनी 10 रुपए का शेयर था जिसको हमने बताया था फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पर अगर कॉल करी गई है एट पर हो गया, और उससे ज्यादा पे अगर है तो प्रीमियम हो गया। अब इस कंडीशन को कंपनी अपने बुक में जर्नल एंट्रीज में कैसे शो करेगी? सबसे पहले कंपनी शेयर वापस ले रही है, तो जब इनको शेयर लॉट किया गया था तो शेयर कैपिटल मिला था, तो कैपिटल जब मिला था तो कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था। अब ये कैपिटल इनसे वापस लिया जा रहा है, तो सीधे सीधे हम यहाँ क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद जिसपे अमाउंट नहीं मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला और फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो यहाँ पे हम जो अनपेड अमाउंट है वो दिखाएंगे। अलॉटमेंट का नहीं मिला तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल का भी नहीं मिला शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और इसके बाद लास्ट में लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये हमारी फॉरफीचर की मैक्सिमम एंट्री है। अमाउंट को एक बार फिर से समझते हैं कि अमाउंट दिखाना कैसे है। शेयर कैपिटल में हम कार्ड अप दिखाते हैं। कंपनी ने जितना कॉल किया था, 10 रुपए का शेयर है, पूरे 10 की कॉल करी गई है तो इंटू 10 करके दिखाएंगे। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये भी मिलेगा कि कंपनी केवल फर्स्ट कॉल तक करती है, फाइनल कॉल डिड नॉट मेड, फाइनल कॉल नहीं किया गया, तो फाइनल कॉल नहीं किया गया तो अब कार्ड कितना हो गया, 3 3 6 2 8, तो यहाँ 8 रुपए से दिखाएंगे मल्टीप्लाई फॉरफीटेड शेयर में। कभी कभी अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफीट हो जाता है, अलॉटमेंट के जस्ट बाद अगर फॉरफीट हो जा रहा है तो यहाँ कार्ड अप अमाउंट हो जाएगा 3 3 6, यानी 1000 शेयर जितना शेयर फॉरफीट किया जा रहा है उसमें 6 रुपए से मल्टीप्लाई करके कोशिश करके दिखाएंगे। क्लियर है? तो हमेशा शेयर कैपिटल में कार्ड अप अमाउंट दिखाया जाता है, यानी कि फॉरफीट करते समय कंपनी ने जितने रुपए की कॉल करी है उतने से और फॉरफीट किए गए शेयर में मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। क्लियर? इसके बाद हम क्रेडिट में आते हैं। क्रेडिट में वो सब कॉल दिखाएंगे जो एरियर है, जिसपे बकाया है, जिसपे राशि प्राप्त नहीं हुई, जिसपे काली नरेश है। जैसे मिस्टर राम ने अलॉटमेंट का नहीं दिया था, हमने अलॉटमेंट भी लिखा, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल लिखा, फाइनल कॉल का नहीं दिया तो फाइनल कॉल भी लिखा। ये हो गया हमारा तीनों अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट या अनपेड कॉल कर सकते हैं, अनपेड कॉल। ठीक है? फिर इसके बाद अगर मान लीजिए अलॉटमेंट तक का पेमेंट हो गया होता तो हम केवल फर्स्ट और फाइनल कॉल दिखाते, फर्स्ट कॉल तक हो गया होता तो केवल फाइनल कॉल दिखाते। क्लियर है ना? यानी कि जो अनपेड है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, केवल वही दिखाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में हम दिखाते हैं पेड अमाउंट। कौन सा अमाउंट? पेड अमाउंट, जितना इन्होंने पेमेंट कर दिया है। अब इस एग्जांपल को हम अमाउंट यहाँ पुट करके देख लेते हैं समझने के लिए। शेयर कैपिटल मिस्टर राम का है 1000 शेयर इंटू 10, यहाँ हो जाएगा 10,000। अलॉटमेंट पे इन्होंने 3 रुपए क्रेडिट से नहीं दिया, ये हो जाएगा 1000 इंटू 3, 3000। फर्स्ट कॉल पे इन्होंने 1000 इंटू 2 नहीं दिया, 2000। फाइनल कॉल पे भी इन्होंने 1000 पे 2 का पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ हो गया 2000। अब
10,000 में से 3,000 अलॉटमेंट का नहीं दिया, 2,000 फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 2,000 फाइनल कॉल का नहीं दिया, कुल मिलाकर के 7,000 का पेमेंट इन्होंने नहीं किया। पेमेंट कितना किया था? 3,000 का। तो यहाँ जो पेड अमाउंट है वो 3,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे, है ना। इसको आप हमेशा बैलेंस करके निकालेंगे तो गलत नहीं होगा। बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस करके निकाला जाए, ये इधर का अमाउंट दिखा लीजिए, ये दिखा लीजिए, इसमें से इसको टोटल करके माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से एड पर प्रीमियम प्रॉफिट होता है। अगर आप इसके हिसाब लेना चाहते हैं तो इसके हिसाब ले लीजिए। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट एंट्री की सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब कंपनी ये जो 10 रुपए का शेयर थी, इस 10 रुपए को मान लीजिए 2 रुपया प्रीमियम पे 12 रुपए पे इशू कर रही है। प्रीमियम मैक्सिमम आपको मिलता है अलॉटमेंट के साथ +2, यानी यहां लिखते हैं विथ अलॉटमेंट, 5 रुपीज पर शेयर विथ अलॉटमेंट। अब अगर अलॉटमेंट पे भी कॉलिंग एरियर्स है, समझिएगा, अगर कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो ड्यू है, यानी कंपनी को मिला नहीं है, तो भी एक तरीके का कंपनी का लॉस है। क्या है? लॉस है। और लॉस को करते क्या है? लॉस क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा। अगर अनपेड है तो, और अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और उसका पेमेंट हो चुका है तो फिर हम शेयर मतलब फॉरफिटेड की एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं करेंगे। सपोज दैट हम यहाँ इसकी फिर से एंट्री बनाते हैं जो एड प्रीमियम की एंट्री थी। यहाँ सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना ही है, डेबिट किया। यहाँ पे इन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया था और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, इसका मतलब इन्होंने प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं किया था। तो जब प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया था तो हम यहाँ दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और इसके बाद फिर हम बाकी का एंट्री हमारी सेम होगी। जो अनपेड होगा, अलॉटमेंट पे नहीं पेमेंट किया इन्होंने, शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया, शेयर फाइनल कॉल, और लास्ट में हमारा हो गया शेयर फॉरफीचर। इस तरीके से एंट्री बनाएंगे। यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो अलॉटमेंट में विथ प्रीमियम अमाउंट दिखाना है, यानी प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करके हम दिखाएंगे। यानी कि यहाँ अगर हम 10,000 दिखा रहे हैं, 2 रुपया प्रीमियम था, 2,000 यहाँ दिखाएंगे, तो अलॉटमेंट अब कितना हो जाएगा? 3 + 2 यानी 5,000। तो यहाँ दिखाएंगे 5,000। बाकी की प्रोसेस सेम है। दूसरे कंडीशन में अगर इन्होंने एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर दिया होता, जिसके साथ प्रीमियम है, अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर दिया होता, तो बचा हमारा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, प्रीमियम का पेमेंट हो चुका है, तो इस कंडीशन में हम सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ नहीं दिखाएंगे। सीधे सीधे सिंपल एंट्री तो हमारी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर प्रॉफिट। इस तरीके से एंट्री हम बनाएंगे। उम्मीद है कि ये प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, री इश्यू ऑफ ऑफिशियल शेयर। री इश्यू क्या है? अब मिस्टर राम का 1000 शेयर था, इसको कंपनी ने कर लिया फॉरफिट, कंपनी ने ले लिया वापस। तो कंपनी शेयर इशू करती है कैपिटल के लिए, अगर मिस्टर राम नहीं दे पाए उनसे लेकर के, अब वो क्या करती है, ये शेयर दे देती है मिस्टर श्याम को। मिस्टर श्याम कोई थर्ड पर्सन है, उन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था, नहीं दिया गया, तो कंपनी फिर दे देती, भैया आप मांगे तो उस समय नहीं मिल पाया, अब ये फॉरफीचर शेयर है, इसका री इशू हो रहा है, ये आप ले लीजिए। मिस्टर राम भी तैयार हो जाते हैं। तो फॉरफीचर जो करा जाता है
री इशू ये भी 3 तरीके से हो सकता है। री इशू ऑफ ऑपरेटेड शेयर 3 तरीके से, इशू ऑफ शेयर 2 तरीके से। यहां देखिए री इशू, तो री इशू जब हम करेंगे तो ये 3 तरीके से होता है। पहला होता है एट पार, दूसरा होता है एट डिस्काउंट और तीसरा होता है एट प्रीमियम। एट पर का मतलब 10 का था तो 10 में इशू किया, डिस्काउंट का था तो 10 का था तो 8 में, 7 में, 5 में कर दिया, और प्रीमियम पे है तो 10 से ज्यादा में किया। फेस वैल्यू पे है तो एट पर फेस वैल्यू से कम, फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए जितने का शेयर है, फेस वैल्यू पे किया तो एट पर, फेस वैल्यू से कम में किया तो डिस्काउंट, फेस वैल्यू से ज्यादा पे किया तो प्रीमियम। ये हो गया। 3 तरीके से कंपनी री इश्यू कर सकती है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कंपनी किस वैल्यू पे री इश्यू कर रही है। अगर एड पर कर रही है तो एड पर के लिए जनरल एंट्री हमारी होती है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल, जितने 1000 शेयर है 10 रुपए में इशू किया, 1000 इंटू 10 कर लेंगे, 10,000 क्लियर। अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट पे समझते हैं कि कंपनी 10 रुपए का शेयर थी और 8 रुपए इशू कर रही है। एक प्रश्न यहाँ एक क्वेश्चन और होता है कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे कितना सकती है, कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है। तो री इशू का जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो यहाँ के रिसीव्ड अमाउंट के बराबर हो सकता है। यानी अगर 3 रुपया पर शेयर पाने के बाद कंपनी ने फॉरफिल कर लिया था तो 3 रुपए तक का डिस्काउंट वो दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। यहाँ 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। अब इस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, हम इसको फिर से सेल कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, कैश हमारे पास आ रहा है तो बैंक अकाउंट को ऑलरेडी हम डेबिट करेंगे। 2 रुपए का जो हमारा लॉस हो रहा है उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसको भी डेबिट करेंगे। और लास्ट में हमारा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बनेगी कब, एट डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी प्रीमियम की, प्रीमियम यानी कि 2 रुपए फायदे में हमने इशू किया फिर से। अब इस कंडीशन की जनरल एंट्री जो बनानी होगी तो प्रीमियम है, मिल रहा है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम जानते हैं क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ भी हम प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल हमेशा इंटू, जैसे 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 10 करके दिखाएंगे, प्रीमियम 1000 इंटू 2 करके दिखाएंगे, दोनों का टोटल बैंक में दिखा देंगे। यहाँ अगर करते हैं तो कैपिटल में फुल अमाउंट दिखाते हैं, 1000 शेयर है 10 का है, यहाँ 10,000 दिखा दिया। बैंक 8 पे इशू किया है तो 1000 इंटू 8,000 यहाँ हो जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ ले लेंगे 2000 का। एड पर अगर कर रहे हैं तो 1000 शेयर इंटू 10,000 यहाँ भी और 10,000 यहाँ भी, ठीक है। जब ये फॉरफिचर शेयर इश्यू होता है तो यहाँ पे कंपनी को एक प्रॉफिट भी अर्न होती है। देखिए जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तो उस समय कंपनी 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 3000 फॉरफिट की थी, यानी कि 1000 शेयर पे कंपनी 3000 रुपए पहले ही ले चुकी है और ये लेने के बाद कंपनी ने फॉरफिट किया, उसको रख लिया था इसने। दोबारा जब हम री इश्यू करते हैं तो री इश्यू करने पे उससे पैसा मिलता है, कंपनी को कैपिटल मिलता है। अब जो यहाँ प्रॉफिट हो रही है एक तरीके की क्या
प्रॉफिट क्या 3000 ऑलरेडी ले लिया था, री इशू किया, जो नेट प्रॉफिट होगी दोनों के बीच की उसको कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करती है। शेयर में जो प्रॉफिट हो रही है कंपनी को वो कैपिटल प्रॉफिट होती है और उस कैपिटल प्रॉफिट को कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए किसी भी कंडीशन में अगर री इश्यू हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री हम जरूर बनाएंगे और वो एंट्री हमारी होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर एड पर इशू किया है तो केवल यही वाला जो प्रॉफिट है ये पूरा का पूरा कंपनी का प्रॉफिट है, या पूरा 3000 ट्रांसफर कर लेंगे। अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये कंपनी को 3000 रुपए 30,000 रुपये ऑलरेडी रिसीव्ड है, प्राप्त है, ये कंपनी की प्रॉफिट है। बाद में जब कंपनी ने इसको री इशू किया तो यहाँ कंपनी को 2000 का लॉस हो रहा है। अब इस प्रॉफिट से ये लॉस घटाने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी को 1000 हो रहा है, तो ये 1000 हम यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। प्रीमियम की कंडीशन में अगर इशू करते तो यहाँ कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ सीधे ये जो रिसीव्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेड का जो अमाउंट प्रॉफिटेड में क्रेडिट किया गया था प्रॉफिट करते समय वही का पूरा तब यहाँ पे 3000 ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अगर डिस्काउंट पे है तो बैलेंस करके ट्रांसफर करेंगे और डिस्काउंट पे नहीं है तो ऑलरेडी जितना प्रॉफिट किया गया था जो क्रेडिट का अमाउंट था वही अमाउंट सेम उठा करके हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी 1000 शेयर प्रॉफिट करती है और इसमें से केवल 500 शेयर या इससे कुछ कम शेयर ही री इशू करती है। तो इस कंडीशन में एंट्रियां तो यही बनेगी, लेकिन जब यहाँ हमें बैलेंस ट्रांसफर करना होगा शेयर प्रॉफिटेड क्रेडिट का शेयर कैपिटल रिजर्व में, तो इसके यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये देखेंगे कि जितना शेयर री इश्यू हो रहा है उतने ही शेयर की नेट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करी जाएगी। यहाँ प्रॉफिट करते समय जो रिजर्व आया था ये 1000 शेयर का था, री इश्यू करते समय जो रिजर्व वो प्रॉफिट आएगा अमाउंट आएगा वो 500 शेयर का होगा। इसमें से 500 शेयर का प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से इसके बैलेंस को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हमारी आएगी, वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से शेयर प्रॉफिटेड की उम्मीद है कि काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये आपको प्रॉफिटेबल लग रहा हो तो आप अपने क्लासमेट को इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।